भाई, कौन सा पार्ट चल रहा था आपका? 5वां पार्ट चल रहा था। पार्ट 5, 5वां पार्ट चल रहा था। ऊष्मा एवं ताप। इसमें हमने ऊष्मा और ताप के बारे में बात करी थी। अब हम लेंगे ऊष्मा की अभिधारणा। ऊष्मा की अभिधारणा क्या करना, एक भगोने में पानी भरे भरे और उसे स्टोव पर गर्म करें। जब भिगोने का पानी उबलने लगे उसे एक प्लेट से ढक दें और अवलोकन करें। क्या होगा, प्लेट ऊपर नीचे हो रही है और पानी की जो भाप है वो बाहर निकल रही है। भाई आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसे में पानी भरिए और गर्म करने को रख दीजिए, ऊपर से ढक दीजिए। जब वो उबलने लगेगा तो जो उस पर रखी ढक्कन है वो ऊपर नीचे होता है। जब भाप निकलती है तो ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से कार्य होता रहता है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, अर्थात क्या करें, ऊष्मा दे रहे, ऊष्मा देते हैं तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है और भाप बनता है। भाप तक क्या होता है, फलस्वरूप प्लेट ऊपर उठती है भाप और नीचे गिरती है। भाप में जो कार्य करने की क्षमता आई कहां से आई, ऊष्मा के कारण आई। ऊष्मा अतः जो कार्य करने की, ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है। क्या कहा, ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है। जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की भाई कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, यही तो कहा था है? ऊर्जा भी जो कहा था, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर उतार लें, जो लिखा है बोर्ड पर इसे लिख लें लाइन वाइज, इसी तरीके से पॉइंट वाइज करके लिखते जाएं। जैसे ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। अब एक दूसरा क्रियाकलाप करें। एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर प्रयोगशाला तापमाप से उसका ताप नापें। ठंडा पानी ले और उसका ताप नाप ले। अब क्या करें, धातु का एक टुकड़ा गर्म करके ठंडे पानी में डालो। कुछ समय बाद पानी का ताप पुनः ज्ञात करें तो क्या होता है, क्या होगा, पानी का ताप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा, जो धातु का टुकड़ा हमने, गर्म धातु का टुकड़ा जो पानी में डाला था, उसके कारण
जल का ताप बढ़ता है, वो अपनी जो ऊष्मा है वो जल को दे देता है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। क्या कहा? ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह मतलब गति, प्रवाह या गति, जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ठीक है, ये लिखिएगा जरूर। इसके बाद ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो ही ऊष्मा का मात्रक होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी भी ऊष्मा का ही मात्रक होता है। एक ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, उसे 1 जूल कहते हैं। ये आप परिभाषा जरूर लिख लें। 1 ग्राम शुद्ध जल, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 15.5 डिग्री सेल्सियस में से 14.5 डिग्री सेल्सियस घटाओ तो 1 डिग्री बचता है। तो यानी ताप अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, केवल कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी कहते हैं। ये 1 कैलोरी की परिभाषा हुई या कैलोरी की परिभाषा हुई, तो ये आप जरूर लिख लें, कैलोरी। ठीक है, ये आप जरूर लिख लें। कैलोरी
1 ग्राम शुद्ध जल का ताप यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस ताप अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ये आप जरूर लिखें। ये लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद आपका ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। 1 कप पानी को उबालने के लिए भिगोने को ज्यादा देर तक स्टोव पर रखना होता है, या 1 भिगोना पानी को उबालने के लिए ज्यादा देर स्टोव पर रखने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, अगर पानी की मात्रा या किसी चीज जिस चीज को हम गर्म कर रहे हैं उसकी मात्रा कम है तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और अधिक है तो अधिक होगी। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु क्या कहा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के क्या किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो यानी Q जो है वो m का अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये Q और उसके समानुपाती है। ठीक है। इसके बाद कांच के 2 बीकर ले, एक बीकर के आधे भाग तक जल लें, तो जल का ताप थर्मामीटर से नाप लें, और यह जल का क्या होगा, प्रारंभिक ताप होगा। अब इस जल को स्पिरिट लैंप की सहायता से इतना गर्म करें कि जल का ताप प्रारंभिक ताप से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। साथ ही यह भी नोट करें कि ताप वृद्धि में कितना समय लगा। तो एक क्या करना है, एक बीकर लेना, उसमें आधा भाग पानी भरना, उसे गर्म करें और 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए। शुरू में नाप ले टेम्परेचर और 20 डिग्री तक बढ़ाए, और टाइम नोट करें कितना टाइम लगा। अब क्या करना, दूसरा बीकर ले और पहले बीकर के बराबर जल लेकर इसे इतना गर्म करे कि जल का ताप प्रारंभिक ताप से 40 डिग्री बढ़ जाए। पहले का 20 डिग्री बढ़ाना और दूसरे का 40 डिग्री। अब इसका समय भी नोट करें। तो आपने क्या देखा, दूसरे बीकर के जल को गर्म करने में पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक, और कम ताप पर गर्म करने पर कम समय लगता है। तो ऊष्मा की जो मात्रा है वस्तु के तापांतर यानी प्रारंभिक और अंतिम ताप के अंतर पर भी निर्भर करती है। ऊष्मा की जो मात्रा है वो ताप के उसके पहले और अंतिम ताप पर भी निर्भर करती है। क्रियाकलाप 5 आपका इसमें, ये आप लिख लीजिएगा जरूर। 5वां क्रियाकलाप इसमें दिया, कांच के 2 बीकर लीजिए, एक बीकर
एक बीकर के आधे भाग तक जल भरिए और दूसरे बीकर को उसी भाग तक वनस्पति तेल लीजिए। दोनों को बारी बारी चलते हुए स्पिरिट लैंप से 3 मिनट तक गर्म करें और थर्मामीटर की सहायता से दोनों बीकर का ताप नापें। दोनों दर में से किस दर का ताप अधिक है? तेल का ताप अधिक मिलता है। क्या करना? एक बीकर में तेल भरना आधे भाग तक और दूसरे में जल भरना, उसे लगभग 3 मिनट तक गर्म करो। कौन से बीकर के दर का ताप बढ़ा? तेल का जब हम ताप मापते हैं तो वो उसका ताप ज्यादा मिलता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर उनके ताप में जो वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है। समान द्रव्यमान हो लेकिन दर या पदार्थ अलग अलग है तो उनके जो ताप में समान समय में जो वृद्धि होगी वो अलग अलग होगी। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ, द्रव्यमान और तापांतर के अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है, जिसे यह उस कारक की विशिष्ट ऊष्मा या एस है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब आप एक परिभाषा और लिख ले, विशिष्ट ऊष्मा, बस बाकी हम कल करेंगे। विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ को निश्चित जब आप किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तथा तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि कितनी वृद्धि हो रही है, ये 3 चीजों पर निर्भर करेगी। पहली उसका द्रव्यमान, दूसरा तापांतर और तीसरी उसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो ये तो था आपका, ये लिख लीजिएगा, ये तो था किन किन चीजों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा की। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखवा रहा हूं, ठीक है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है
ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम या 1 किलो या 1 मिलीग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा हुई। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन यानी वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये परिभाषाएं आप लिख लीजिए दोनों, पहले वाले भी। ताप वृद्धि के लिए तीन चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, ताप और आपका विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तापांतर, द्रव्यमान, तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा, और ये विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा हुई।